नमस्कार, जय हिंद। मैं अविनाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं डॉक्यूमेंट्री सीरीज। आज मैं बात करने वाला हूं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। 74 वर्ष की आयु में उनका निधन दिल्ली में हुआ। एज ए प्राइम मिनिस्टर उनके कुछ विजन थे। आइए मैं बात करता हूं उनके कुछ विजन के बारे में जो आज भी किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए वैलिड है। सबसे पहला विजन उनका था नेशनल यूनिटी। भारत में कई धर्म के लोग रहते हैं, भारत में कई संप्रदाय के लोग रहते हैं, कई अलग अलग संस्कृति के मानने वाले लोग रहते हैं, तो किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए सबसे मेन प्रायोरिटी होता है नेशनल यूनिटी। देश में विजन था सोशलिज्म, मतलब सोशलिज्म आप समझ रहे होंगे। तीसरा उसका विजन था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मतलब पूरी तरह से जो डेमोक्रेसी होना चाहिए हर चीज़ में। और फोर्थ उनका एक विजन था कि डेवलप इन साइंस सेक्टर। हर किसी प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि उनका देश, कोई भी प्राइम मिनिस्टर चाहता है कि उनका देश साइंस सेक्टर में काफ़ी डेवलप हो। का एक और विजन था, सबसे इम्पोर्टेंट विजन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब औद्योगिकरण। उनके इसके दौरान उन्होंने सबसे पहले बोकारो में स्टील प्लांट और राउरकेला में स्टील प्लांट लगवाया, जो कि सोवियत संघ रूस के और जर्मनी के मदद से उन्होंने लगवाया। जब तक वो प्रधानमंत्री रहे तो देश में लगभग 7%, मोर देन 7% ग्रोथ हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट था इंडिया को विकासशील बनाने में, विकसित बनाने में, डेवलप करने में। जो इंडस्ट्री था काफ़ी ग्रो किया। अब बात करते हैं जीडीपी। नेहरू जी के दौरान देश का जीडीपी बहुत अच्छे रफ्तार से चले, 3 से 4% तक का रहा। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे काम हुए। कल्चर क्षेत्र में उन्होंने कई सारे काम किए। ग्रीन रेवोल्यूशन उन्हीं के दौरान आया, और जो फार्मर थे जिनका ज़मीन दूसरे बड़े फार्मर ने हड़प लिया था, उन्हें उन्होंने वापस दिलाया। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप था उनके द्वारा। उनके कार्यकाल के दौरान एक और महत्वपूर्ण काम हुआ, वो था एजुकेशन के क्षेत्र में। आईआईटी, आईआईएम, भारत के जितने एनआईटी, जितने भी इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट थे, एम्स, ये सारे उन्हीं के द्वारा स्थापना किया गया था। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कदम था, शिक्षा के क्षेत्र में भारत को बहुत आगे ले गया। और भी कुछ इम्पोर्टेंट काम थे, जैसे नेशनल हाईवे एनएच, उनका भी स्थापना नेहरू जी के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। कुछ बांध का निर्माण हुआ जो आज भी एशिया के बड़े बांधों में से आते हैं, जैसे भाखड़ा नांगल बांध या रिहंद बांध। भाखड़ा नांगल बांध की बात करें तो 741 फीट ऊंचा और 1700 फीट लंबा है भाखड़ा नांगल बांध, जो सतलज रिवर के किनारे है। और बात करूँ रिहंद बांध, जो 30 लाख किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने में भारत को हेल्प करता है। तो ये दोनों बांध का निर्माण हुआ नेहरू जी के कार्यकाल में। साथ साथ एनएच का भी निर्माण हुआ। ये सब कहीं न कहीं देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको पहले बजट के बारे में। आपको पता है जब भारत में पहला बजट आया तो भारत के पास कितना बजट था? 171 करोड़। जबकि इंडिया को सिर्फ और सिर्फ डिफेंस सेक्टर में 92 करोड़ रुपए नीड थी, और इंडिया के पास ओनली 171 करोड़ था, और एक्सपेंस लगभग 200 करोड़ से ऊपर था। नेहरू जी के कैबिनेट को इसके लिए सभी देशवासियों को धन्यवाद बोलना चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छे से इसको मैनेज किया और बहुत अच्छे से इस बजट को सारे क्षेत्र में भारत के डेवलपमेंट के लिए। जब भारत देश आज़ाद हुआ और भारत में जो बहुत सारे लोग गरीब थे जिनको एजुकेशन चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा फ्री कर दी भारत में। जो आज भी गरीब लोगों को प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाया जाता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ये अधिवेशन लाया गया, और ये बहुत ही मास्टर स्ट्रोक स्टेप था जिससे देश के जो गरीब बच्चे थे वो पढ़ सके। चलिए हम बात करते हैं डिफेंस सेक्टर में। डिफेंस सेक्टर में नेशनल डिफेंस एकेडमी 1954 में, इसकी स्थापना भी नेहरू जी के ही दौरान हुआ था, नेहरू जी के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया 1948 में, ये भी नेहरू जी के ही कार्यकाल के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। डिफेंस सेक्टर में कई सारी चीज़ें थी, सोवियत संघ से हथियार खरीदना, ये सब सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट था इंडिया के लिए। अब हम बात करते हैं विदेश नीति।
विदेश नीति इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट तो हमेशा से रहा। जब इंडिया आज़ाद हुआ तो नेहरू जी लगभग 70 देश की यात्रा किए, 70 बार देशों की यात्रा। कई सारे देश ऐसे थे जहां 2 बार 3 बार गए। सबसे पहली बार उन्होंने अमेरिका गया था। और बात करें तो रूस के साथ उनका एक अलग लगाव उन्होंने ही क्रिएट किया था इंडिया के लिए। रूस ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल आज भी निभा रहे हैं, भारत को हेल्प कर रहे हैं। 1950 तक भारत के पास कोको आइलैंड था। भारत ने उसे म्यांमार को गिफ्ट में दे दिया। म्यांमार जो पहले वर्मा के नाम से जाना जाता था, बाद में म्यांमार ने उसे चीन को गिफ्ट में दे दिया और आज चीन का वहाँ पे राज्य है। और वो बंगाल की खाड़ी से लगभग 900 किलोमीटर दूर है और जहाँ आज चीन की सेना है, और वो इंडिया के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। ये एक सबसे बड़ा मिस्टेक था। आइए बात करते हैं दूसरे मिस्टेक। 1952 में विक्रम शाह जो नेपाल के राजा थे, वो चाहते थे कि नेपाल इंडिया में विलय हो जाए। वो चाहते थे कि नेपाल इंडिया का एक राज्य बन जाए, लेकिन नेहरू जी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने बोला इस प्रस्ताव से इंडिया को फ़ायदा ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। अगर आज इंडिया का हिस्सा नेपाल होता तो शायद चीन नेपाल में आके इंडिया के लिए प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर सकती थी। अब बात करते हैं थर्ड वन, तीसरा मिस्टेक के बारे में। 1953 में अमेरिका ने भारत के सामने एक प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के माध्यम से इंडिया यूएन का स्थायी सदस्य बन सकता था, लेकिन नेहरू जी ने इंडिया के नाम को आगे न करते हुए चीन की तरफदारी की और चीन का नाम आगे किया, और चीन आज यूएन का अस्थायी सदस्य है। और इंडिया आज अस्थायी सदस्य बनने के लिए पापड़ बेल रहे हैं। शायद इंडिया बहुत मुश्किल से अस्थायी सदस्य बन सकता है, और अभी तो मुश्किल लग रहा है। एक और बात करते हैं। 1953 के अराउंड पंचशील समझौता हुआ था, जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और तिब्बत को अपने कब्जे में कर लिया, तो इंडिया ने चीन के साथ एक समझौता किया, पंचशील समझौता। इस समझौते से इंडिया ने माना कि तिब्बत चीन का ही हिस्सा है, और इसी के कारण से 1962 के अराउंड जब इंडिया चीन का युद्ध हुआ तो चाइनीज सेना ने तिब्बत के ही थ्रू इंडिया में घुसकर इंडिया पे आक्रमण किया, और इंडिया हार गई थी वो जंग। और अक्साई चीन जो आज चाइना के कब्जे में है, इसी युद्ध का नतीजा था। एक और बहुत बड़ा मिस्टेक था, जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो इंडिया बालूचिस्तान तक इंडिया की सेना पहुंच चुकी थी। बालूचिस्तान के लोग भी इंडिया के पक्ष में ही रहना चाहते थे, लेकिन अचानक से जवाहरलाल नेहरू ने सीज फायर अनाउंस कर दिया। ये समझ में नहीं किसी को आया, उसके कैबिनेट के भी लोगों को समझ में नहीं आया कि नेहरू जी ये क्या कर दिए, क्योंकि अगर वो सीज फायर नहीं लाते तो पाकिस्तान घुटने पे टेक दिए थे। आप ही सोचिए, किसी व्यक्ति के ऊपर हम चढ़े हुए, उसका कंठ दबाए हुए, वो मेरे नीचे दबा हुआ है, अचानक से हम ऊपर से सरेंडर कैसे कर सकते हैं? तो एक बहुत बड़ा मिस्टेक था नेहरू जी के दौरान। चलिए चलिए बहुत जल्दी हम दूसरा वीडियो लेके आते हैं। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं बहुत जल्द।